हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 20 यानी कि 20 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जियोग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, वो इकॉनमी का है, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है, भिलाई स्टील प्लांट इज़ अ डैश एंटरप्राइज। तो भिलाई स्टील प्लांट उद्यम है, तो किस क्षेत्र का यह उद्यम है? पब्लिक सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का है, कोऑपरेटिव है या फिर पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट सेक्टर है? तो देखो, भिलाई स्टील प्लांट जो है तो एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर का एक उद्यम है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, भिलाई स्टील प्लांट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि भिलाई स्टील प्लांट किस स्टेट में यह पड़ता है? तो किस स्टेट में है ये? तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखो, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1955, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो देखो, इस प्लांट की स्थापना जो है तो यूएसएसआर, जो कि वर्तमान रूस जिसको हम कहते हैं, तो यूएसएसआर की सहायता से की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट रखने हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस? तो पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है और ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ था। अगर आपने हमारी पिछली जियोग्राफी वाली वीडियो देखी थी तो अभी भी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले होता है, देखो ये है सूर्य। सूर्य से इंसोलेशन आती है पृथ्वी पर पूरी की पूरी 100%। अब देखो, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर है ये पूरा का पूरा वायुमंडल। अब देखो, वायुमंडल में आने से पहले ही इसकी कुछ मात्रा देखो रिफ्लेक्ट कर जाती है। 100% की कुछ मात्रा रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो कितनी मात्रा? तो 35% जो है तो रिफ्लेक्ट कर जाती है। और इसी 35% को देखो एल्बिडो कहा जाता है। कई बार आपसे एल्बिडो की मात्रा पूछी जाती है, तो एल्बिडो की मात्रा होती है 35%। ये भी आपको नोट रखना है। अब देखो, 35% जो है तो रिफ्लेक्ट कर गई, तो अंदर कितनी जाएगी? तो 100 माइनस 35 कर लो, कितना बच गया? तो कितना 65 बच गया। तो 65% जो है तो अंदर चली गई। अब देखो, आप सभी को पता है कि ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर आप सभी को पता है कि क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स भी कुछ मात्रा को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो कितनी मात्रा को? तो 14% जो है तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो 14% अगर इन्होंने रिफ्लेक्ट कर लिया तो 65 में से 14 माइनस कर लो तो कितना हुआ? तो कितना बच गया? तो वो बच गया 51। तो 51% जो है तो पृथ्वी के अंदर जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी के सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत जो है तो प्राप्त होता है? तो वो होता है 51%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 141 है, द अर्थ इज एट द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। तो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है? अब देखो, यहाँ पर निकटतम दूरी पूछी गई है, लिस्ट डिस्टेंस पूछा गया है, तो वो होता है जनवरी 3 को। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जब सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी होती है तो उसको कहा क्या जाता है? तो उसको कहा जाता है पेरिहेलियन। ये भी आपको नोट रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है? तो सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और इस तारीख को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एपहेलियन। क्या कहा जाता है? एपहेलियन। तो यहाँ से भी आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो ये भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द। तो जेट स्ट्रीम पाया जाता है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ट्रोपोस्फियर के ट्रोपोपॉज में पाया जाता है। तो ट्रोपोपॉज तो ऑप्शन में नहीं है, बट ट्रोपोस्फियर ऑप्शन में है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है लगभग, तो ये होता है 20%। ऑक्सीजन का होता है 20%। अब देखो, वायुमंडल की यहाँ पे बात की गई है। वायुमंडल में देखो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया हुआ था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, नो एसी। नो एसी आपको बिल्कुल नोट रखना है। सबसे ज़्यादा जो है तो वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। उससे फिर कम कौन सी पाई जाती है? उससे कम पाई जाती है ऑक्सीजन। उससे कम कौन सी पाई जाती है? तो वो आर्गन। और उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, कई बार इनकी मात्रा भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे नाइट्रोजन की
कितनी मात्रा जो है तो वायुमंडल में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 78.8%। 78.88%। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में, तो 20 आपको पता होना चाहिए, 20.95%। और आर्गन की कितनी पाई जाती है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.036%। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। ये जो मैंने चार आपको बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चारों के चारों आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन एकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर। तो बिजली चमकने और थरथराहट के साथ अक्सर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो ये होती है कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ एक स्टूडेंट्स को इन रेनफॉल का पता नहीं होगा, ऑरोग्राफिक हो गई, फ्रंटल हो गई, कन्वेक्शनल हो गई। तो देखो आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में ये पूरी की पूरी जो है तो बिल्कुल डिटेल में दी गई है। तो एनसीईआरटी से आप इसको कवर कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे ढंग से वहाँ पर बताया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओशनिक टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक आर नोन एज। तो भूकंप के कारण समुद्री ज्वारीय तरंगे कहलाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सुनामी। 145 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि सुनामी आने का कारण क्या होता है। अब यहाँ पर भी आपको पता चल गया समुद्री ज्वारीय तरंगे। तो देखो सुनामी आने का कारण क्या है, देखो जब महासागरों के नीचे भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो समुद्र के किनारे आप सभी को पता है ज्वार भाटे और लहरों का ढेर आ जाता है, और इन्हीं लहरों का ढेर आने की वजह से जो है तो सुनामी का निर्माण हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना। तो कौन सी वनस्पति अर्जेंटीना से संबंधित है। अब देखो अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं पंपाज। तो यहाँ से भी आप लिंक कर सकते थे, सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको घास के मैदान बताए, कई बार आपसे पूछा जाता है डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो डाउन्स घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। कई बार आपसे पूछा जाता है स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पर है, तो स्टेपिस घास के मैदान जो है तो यूरेशिया या फिर आप कह सकते हो यूक्रेन में है। कई बार देखो आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक तो अफ्रीका और एक अमेरिका। कई बार आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो नॉर्थ अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना घास के मैदान कहा जाता है। और साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो वेल्ड घास के मैदान कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है प्रेरीज घास के मैदान। और कई बार आपसे पूछा जाता है साउथ अमेरिका के, तो साउथ अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है लानोज घास के मैदान। जो अच्छा लानोज घास के मैदान किस स्टेट में पड़ते हैं, सॉरी किस कंट्री में पड़ते हैं, तो वो पड़ते हैं वेनेजुएला में। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो कौन सा स्कैंडिनेवियन देश नहीं है। अब देखो स्कैंडिनेवियन कंट्री है कौन कौन सी, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक तो ऑप्शन बी में दे करके रखा है डेनमार्क, ऑप्शन सी में है नॉर्वे, और एक और है वो है स्वीडन। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो ऑप्शन ए में देखो बेल्जियम जो है तो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 169 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है। तो देखो आप सभी को पता है कि पन्ना में मिलता है हीरा। सो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पन्ना में क्या मिलता है, तो वो मिलता है हीरा। तो यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इरुला जनजाति किस राज्य से संबंधित है। देखो ये इंपॉर्टेंट जनजाति है, तो ये आपको नोट रखनी है। तो इरुला जनजाति जो है तो तमिलनाडु से संबंधित है, तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप सभी को बताया हुआ था कुछ एक जनजातियाँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैंने आपको बताया हुआ था गद्दी जनजाति कहाँ की है, तो वो है हिमाचल प्रदेश या फिर आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर की। अहोम और बोडो जनजाति, देखो अहोम जनजाति भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अहोम और बोडो जनजाति ये कहाँ की जनजाति हैं, तो ये हैं असम की। कई बार आपसे पूछा जाता है लेपचा जनजाति जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ की है, तो ये है सिक्किम की। कई बार आपसे पूछा जाता है डफला मेरी अबोर मिश्मी, तो डफला जनजाति कहाँ की है, तो डफला जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। अच्छा मैंने आपको बताया हुआ था मीणा जनजाति कहाँ की है, मीणा जनजाति कहाँ की है ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि आप कंफ्यूज होते हो, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर। तो देखो अगर पूरे भारत का मैनचेस्टर कहेंगे तो वो हो जाएगा अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। सो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर है क्या। तो देखो मैनचेस्टर इंग्लैंड की एक जगह का नाम है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए देखो ये फेमस शहर है।
ओके, तो यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अहमदाबाद जो है तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस होगा। अब देखो पूरे के पूरे भारत की अगर बात की गई थी तो वो हो जाएगा अहमदाबाद। कई बार आपसे पूछा जाता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कानपुर को। किसको कहते हैं, कानपुर को। और कई बार आपसे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कोयम्बटूर को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज किया जाता है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।